चलिए लेक्चर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पर अपन ने बनाया है। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो अपन देखते हैं वो ये है कि जो सीक्वेंस होती थी, जो ना एपी में होती थी, ना जीपी में होती थी, ना एचपी में होती थी, तो हम उसकी nth टर्म जो है वो मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते थे। पर कई बार ऐसा होता था कि जो मेथड ऑफ डिफरेंस है उससे हम हर एक सीक्वेंस की nth टर्म आसानी से नहीं निकाल सकते थे। तो हमने और एक मेथड बताया है जिसका हमने नाम डाल दिया अनदर इंपॉर्टेंट वे ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस है T1, T2, T3, Tn-1, Tn ऐसी कोई सीक्वेंस है और हमें इसकी nth टर्म आइडेंटिफाई करनी है, तो इसके लिए अपन एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। और वो जो प्रोसेस है वो ये है, कुछ टर्मिनोलॉजी भी अपन बताएंगे। हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस के अंदर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस को लिखेंगे। जैसे मैंने T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, और ये जो पहली बार मैंने डिफरेंस लिखा, इस डिफरेंस को अपन नाम दे रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, तो ये खुद एक सीरीज बनेगी और इस सीरीज को अपन नाम दे देंगे डिफरेंस सीरीज। ठीक है, और जो ये डिफरेंसेस है उसको मैंने पर्टिकुलरली अपने हिसाब से नाम दे दिया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अगर जो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है इससे जो सीरीज बनी, अगर फर्दर इनका भी डिफरेंस लिया जाए, यानी अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 और इनका भी डिफरेंस लिया जाए x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 एंड सो ऑन, तो ये क्या चीज है, डिफरेंस सीरीज का भी डिफरेंस। तो उसको मैंने नाम दे दिया सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। जब पहली बार डिफरेंस निकालूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, बनने वाली सीरीज का फिर से डिफरेंस निकालूंगा तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, फिर बनने वाली सीरीज का फिर से डिफरेंस निकालूंगा तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एंड सो ऑन। तो ऐसे में nth ऑर्डर डिफरेंस तक निकाल सकता हूं। क्लियर है यहां तक की बात? अब इंपॉर्टेंट यह है कि जो ये डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, ये डिफरेंसेस ही आपको बताएंगे कि आपको nth टर्म किस तरह की सेलेक्ट करनी है। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस वाली सीरीज यदि आपकी एपी में है, तो जो उस गिवन सीक्वेंस की nth टर्म होगी वो एक पॉलिनोमियल होगी डिग्री 2 की। ध्यान दीजिएगा, यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में है तो जो nth टर्म होगी सीक्वेंस की, दैट विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। और यदि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस यदि एपी में है तो फिर nth टर्म जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होगी। इसी तरह से यदि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एपी में है तो जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 4 का होगा। यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में है तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एपी में है तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3। इसी तरह से जनरलाइज कर देते हैं कि यदि nth ऑर्डर डिफरेंस एपी में है तो जो nth टर्म है दैट विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n+1। यानी फर्स्ट ऑर्डर है तो उससे एक ज्यादा, सेकंड ऑर्डर है तो उससे एक ज्यादा थर्ड डिग्री का, nth ऑर्डर है तो उससे एक ज्यादा n+1 डिग्री का। तो जो पॉलिनोमियल हमारा बनेगा उसके अंदर हमारे लिए अननोन होंगे, किसी में 3 अननोन होंगे, किसी में 4 अननोन होंगे, उन्हें हम आसानी से निकाल लेंगे। तो जैसे इसके पहले अपन ने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस थे यदि वो एपी में थे तो nth टर्म कैसे डिसाइड करते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यदि अब हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अब जीपी में है, एपी में नहीं है, अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस यदि जीपी में है तो उस सीक्वेंस की nth टर्म कुछ इस तरह की होगी, Tn इक्वल्स टू ARn प्लस B1। ठीक है, इसे और आगे कैसे लिखते हैं अपन देख रहे हैं। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो nth टर्म ARn प्लस B1। ठीक है, यदि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो nth टर्म ARn प्लस B1n प्लस B2। क्लियर है? इसी तरह से यदि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो nth टर्म जो है सीक्वेंस की Tn, दैट इज AR की पावर n प्लस B1n स्क्वायर प्लस B2n प्लस B3, इन तीनों में
आप अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म कॉमन है, इसमें आर क्या चीज है, आर इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, जो आपकी जीपी बनेगी आर उसका कॉमन रेशियो है, सभी में आर बनने वाली जीपी का कॉमन रेशियो है। यहां पर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस में जीपी बनेगी आर उसका कॉमन रेशियो है। तो ए आर एन तो सब में सेम है, ए आर एन के साथ एक पॉलिनोमियल आ रहा है। आप इस पॉलिनोमियल के नेचर को समझें, यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो ए आर एन के साथ जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री 0 है। क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो ए आर एन के साथ जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री 0 है। ध्यान रखिएगा यहां पर b1 नॉट इक्वल्स टू 0 है। यदि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में आ रहा है तो ए आर एन तो आ रहा है, पर जो साथ में पॉलिनोमियल आ रहा है वो डिग्री 1 का आ रहा है, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो ए आर एन तो है ही सही, पर साथ में जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री 2 है। तो इसको यदि अपन जनरलाइज कर दें कि nth ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो ए आर एन तो आएगा ही आएगा। क्योंकि ये nth ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो जो इसका पॉलिनोमियल बनेगा ए आर एन के साथ उसकी डिग्री n-1 होगी। ठीक है, जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एपी में होता था तो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 ज्यादा होती थी। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ये जीपी में है तो यहां जो पॉलिनोमियल साथ में अटैच हो रहा है ए आर एन के साथ उसकी डिग्री 1 कम है। जैसे nth ऑर्डर डिफरेंस जीपी में तो ए आर एन तो आएगा ही आएगा, पर साथ में जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री 1 कम है, यानी उसकी डिग्री n-1 है। तो अब जो मेन कंसर्न है वो अपन प्रॉब्लम्स के साथ देखते हैं, दोनों पर अपन एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे अपन n टर्म निकालते हैं। तो जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। सीक्वेंस है आपकी 1, 5, 19, 49, 101, 181 और इसके n टर्म्स का सम निकालना है। तो n टर्म्स का सम निकालने के लिए सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं कि nth टर्म क्या होगी। ठीक है, तो nth टर्म निकालने के लिए यहां पर जरा फटाफट से टर्म्स का डिफरेंस निकालें। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आ रहा है जैसा कि अपन ने बोला तो वो 4, 14, 30, 52, 80 इस तरह का आ रहा है। क्या ये एपी या जीपी में है? नहीं। और एक बार डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाला तो 10, 16, 22, 28। क्या ये डिफरेंस किसी स्पेशल सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? इसके बीच का डिफरेंस 6, इसके बीच का डिफरेंस 6, इसके बीच का डिफरेंस 6, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जो है ये वाली जो हमारी सीक्वेंस बनी ये एपी में है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एपी में होगा तो सीक्वेंस की nth टर्म एक पॉलिनोमियल होगी डिग्री 3 की। तो nth टर्म डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसमें मेन कंसर्न यही है कि हाउ टू फाइंड ABCD। ये बहुत आसान है ABCD फाइंड करना, जितना दिख रहा है टफ इतना है नहीं। इसमें कुछ नहीं करना, जब आप n को 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, 2 डालोगे तो सेकंड टर्म 5 आएगी, 3 डालोगे तो थर्ड टर्म 19 आएगी और 4 डालोगे तो फोर्थ टर्म 49 आएगी। आप 1, 2, 3, 4 डालकर 4 इक्वेशंस बनाइए। इन इक्वेशंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी में पहली बार डी है। तो आप क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को लेकर कॉन्जिक्यूटिवली दो इक्वेशंस को लेकर डिफरेंसेस कर दोगे तो पहली बार में डी उड़ जाएगा। और जो बनने वाली इक्वेशन होगी उसमें भी आप देखोगे डिफरेंस सी बनेगा। तो मैंने पहले इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्शन में 8 में से गया 7 है, 4b में से b गया 3b, 2c में से c गया c, d से d गया 5 - 1 4। और ऐसे ही मैंने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। 27 - 8 19 है, 9b - 4b 5b, 3c - 2c c, d से d फिर गया 19 - 5 14। और इसी तरह से इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। इन सब में अब c आ गया, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करिए, फिर से इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, c कैंसिल हो जाएगा, a और b में इक्वेशन बनेगी। फिर से डिफरेंस लीजिए, c कैंसिल हो जाएगा, a और b में इक्वेशन बनेगी। यहां पर भी आप देखोगे b के कोएफिशिएंट सेम आएंगे। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2b से 2b कैंसिल, 18 है - 12 है 6 है, 16 - 10 6, a की वैल्यू कितनी 1, a को यहां रखो, b की वैल्यू निकल जाएगी -1, a और b को यहां रखो, c की वैल्यू निकल जाएगी 0, a b c को यहां रखो, d की वैल्यू निकल जाएगी 1।
तो आपकी ABCD की वैल्यू बड़ी फास्ट निकल जाएगी, ऐसा हर बार होगा। तो जो nth टर्म आई वो आपकी, आपने ABCD को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये आपकी nth टर्म आई। अब आपको n टर्म्स का सम निकालना है, तो n टर्म्स का सम निकालने के लिए क्या करोगे, सिग्मा Tn, जहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर n, तो क्या हो जाएगा सिग्मा n क्यूब, n की वैल्यू 1 से लेकर n, माइनस सिग्मा n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 से n प्लस 1, तो सिग्मा 1 अगेन n की वैल्यू 1 से लेकर n। और ये सारी बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, और सिग्मा 1 1 1 n टाइम्स 1 1 कितनी बार ऐड होगा, n बार, तो वह n बन जाएगा। बाकी दोनों जगह आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये आपकी सम ऑफ n टर्म्स आ जाए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस है 9 16 29 54 103। पहली बार डिफरेंस निकाला, 16 माइनस 9 7, 29 माइनस 16 13, 54 माइनस 29 25, 103 माइनस 54 49। आप क्या किया करें, क्वेश्चन लिखा है ना, पॉज कर दिया करो, ये डिफरेंसेस खुद निकाल के रख लो और फिर देख लो कि सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस 13 माइनस 7 6, 12 24, पता लग गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस किस में है, जीपी में है। कॉमन रेशो कितना है इसका, 2 के बराबर, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, यदि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो nth टर्म ARN तो आएगा ही आएगा, साथ में पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में तो उससे एक कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल। तो यहां पर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, किसके बराबर, 2 के बराबर, क्योंकि जीपी का कॉमन रेशियो 2 है, बाकी ऐसे ही रखा। अब वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मैंने निकाल दी, n की वैल्यू 1 2 3 डालकर, आप भी निकाल लें, पॉज कर दें और अपने आप उसी तरह से डिफरेंसेस चेक करें। पहली दोनों इक्वेशन का डिफरेंस, फिर अगली दोनों इक्वेशन का डिफरेंस, 2 इक्वेशन बनेगी, फिर से डिफरेंस ले लें, तो आपको यहां पर a की वैल्यू 3 मिलेगी, b1 की वैल्यू 1 मिलेगी, a और b1 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो b2 की वैल्यू 2 के बराबर मिलेगी। यही पर्पस था। तो nth टर्म a की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2, तो आपकी nth टर्म निकल कर आ गई। अब आपको सम निकालना है, तो आप nth टर्म की मदद से सम निकाल सकते हैं। तो nth टर्म आपकी 3 टाइम्स 2 की पावर n प्लस n प्लस 2 है, तो सिग्मा Tn, जहां n की वैल्यू 1 से लेकर n, दैट विल बी 3 टाइम्स 2 की पावर n, n की वैल्यू 1 से n प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 2, सभी में n की वैल्यू 1 से लेकर n, ठीक है। तो दैट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है बात। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स निकालना है 2 टर्म्स लेकर, और उन प्रोडक्ट का जो 2 टर्म्स लेकर आपने प्रोडक्ट निकाले, उन सब का हमें सम निकालना है, और उसी को मैंने डिनोट कर दिया S2 से। S2 का मतलब क्या है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट लेकर उनका सम निकालना, इसलिए मैंने इसको नाम S2 दे दिया। तो पहले तो इसको एक बेसिक तरह से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स है ABC, तो हमें सबसे पहले 2 टर्म्स लेकर प्रोडक्ट निकालना है, तो वो दोनों टर्म्स जो है वो डिफरेंट लेनी है हमें, ठीक है। तो A के कोरस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, B और C। तो मैंने क्या किया, A को लिख दिया A इंटू B प्लस C, तो उससे मुझे 2 टर्म मिल गई, AB और AC, ये, ठीक है। और चूंकि मुझे सम निकालना था इसलिए मैंने बीच में प्लस भी लगा दिया। फिर B को कौन सी टर्म मिलेगी, C। B को A तो पहले ही मिल चुकी है, तो B के लिए नई टर्म कौन, C, तो B मल्टीप्लाई बाय C, तो मुझे और एक नया प्रोडक्ट मिल गया। और ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये AB प्लस AC प्लस BC 2 टर्म्स के लेकर प्रोडक्ट और उनका अपन ने सम निकाल दिया, जिसको मैंने डिनोट कर दिया S2 से। यदि 4 टर्म्स होती तो 2 के प्रोडक्ट की 6 टर्म्स बनती। ऐसा अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आगे देखेंगे, पर अभी के लिए काफी इतना। तो जो S2 है 2 टर्म्स का प्रोडक्ट लेकर उनका सम, उसके लिए फिर से A
इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी इंटू सी प्लस डी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग इंटू डी, तो ये अपने आप S2 निकल कर आएगा। S2 का मतलब तो आपको समझ आ गया कि दो दो टर्म्स के प्रोडक्ट को लेकर उनका सम। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको जनरलाइज कर रहे हैं। कितनी टर्म्स हैं, अब n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स के लिए क्या करेंगे, A1 मल्टीप्लाई बाय A2 से लेकर an तक का सम, A2 मल्टीप्लाई बाय A3 से लेकर an तक का सम, ऐसे चलता रहेगा। तो यहां an माइनस 1 होगा, तो an माइनस 1 इंटू an, तो ये जितने भी दो दो टर्म्स का पॉसिबल प्रोडक्ट है ये उनका सम है, जिसको S2 से डिनोट कर दिया और इसको सिग्मा नोटेशन में लिख रहे हैं। एक ही बार में समझने की कोशिश करना, मैंने सिग्मा नोटेशन में लिखा है AI मल्टीप्लाइड बाय AJ, जहां पर सिग्मा का जो काउंटर है वो कैसे चल रहा है, I की वैल्यू 1 या 1 से बराबर, J हमेशा I से बड़ा और J की वैल्यू N के बराबर। ये कैसे वर्कआउट करता है, सबसे पहले I की वैल्यू 1 आई तो ये A1 आ गया, I की वैल्यू डालने के बाद अब आप J की सारी वैल्यू डाल दो I से बड़ी और N तक, तो J की वैल्यू 2 से लेकर N तक, I को 1 डाला और J की वैल्यू 2 से लेकर N तक, फिर I को 2 डाला, J की वैल्यू 3 से लेकर N तक, फिर I को 3 डाला, J की वैल्यू 4 से लेकर N तक। इसी तरह से I को हमने N माइनस 1 डाला। अब जब I N माइनस 1 होगा तो फिर J के पास एक ही ऑप्शन बचता है N, तो लास्ट टर्म AN माइनस 1 इंटू AN आ गई। तो ये तो मीनिंग है कि S2 का मतलब क्या है, करना क्या है, इस्तेमाल क्या करना है, इसका हमें बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट यह है कि सबसे पहले एक बार फिर से तीन टर्म को देखते हैं कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखता हूं तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मैं S2 नाम दे रहा हूं, तो 2S2। इसी तरह से यदि ये n टर्म्स है उसका स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा ए आई स्क्वायर, कहने का मतलब A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ऐसे AN तक का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं दो दो टर्म्स के उनका सम, इसलिए 2S2। और इंटरेस्ट इसी में ध्यान रखिएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल अपन ने लिया है कि यदि मुझे 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और मुझे जितने भी पॉसिबल दो दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है उनका सम निकालना है, तो मैंने जो फॉर्मूला यूज किया वो ये यूज किया कि 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक की टर्म्स का स्क्वायर यदि मैं लिखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे 10 तक का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स S2 जो हमें निकालना है। हम इसका सम निकाल सकते हैं, हम इसका भी सम निकाल सकते हैं। तो हमें जो निकालना है S2 वो इस इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हमारा पर्पस मेनली ये था। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसके पहले जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 एंड x की पावर 48 इन द एक्सप्रेशन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 टिल x माइनस 50। तो ये टोटल 50 टर्म्स हैं। ठीक है, हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी इस चीज को थोड़ा सा देखा हुआ है कि यदि किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो उसको अपन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, और ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n उसके रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 ऐसे x माइनस अल्फा n। और इसके जो एल्जेब्रा है वो एल्जेब्रा भी आपने देखा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, जो सबसे बड़ी पावर आएगी x क्यूब आएगी x की पावर n, उसके बाद माइनस टाइम्स सभी रूट्स का सम। जैसे 2 होते तो अल्फा प्लस बीटा, 3 होते तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वैसे अगर n रूट्स हैं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टिल अल्फा n मल्टीप्लाई बाय x की पावर n माइनस 1। तो वो उसका कोएफिशिएंट होता था जिसको मैंने डिनोट कर दिया सिग्मा अल्फा i की वैल्यू 1 से n। फिर दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम आता था। जैसे 2 रूट्स होते तो अल्फा बीटा आ जाता था, 3 रूट्स होते तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आता था। तो यहां पर भी 2 का प्रोडक्ट लेकर उनका सम, उसी को अपन ने S2 डिनोट किया है। तो उसको अपन ने वापस से उसी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जिस तरह से अपन ने सीखा। और इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ये xn माइनस इसको S1 लिख दिया। S1 का मतलब एक एक टर्म्स को लेकर उनका सम।
इसको लिख दिया S2, दो टर्म्स के प्रोडक्ट को लेकर उनका सम, वही चीज यहां पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर क्या आएगी, 50 टर्म से x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 50 टाइम्स x की पावर 50। फिर अगली जो टर्म आएगी वो x की पावर 49 आएगी, जिसका कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स सभी का एक एक करके सम, तो सिग्मा i की वैल्यू 1 से 50, फिर x की पावर 48, और अब दो टर्म्स के प्रोडक्ट को लेकर उनका सम, तो i इंटू जे लिख दिया, और i की वैल्यू 1 से शुरू होकर ji से बड़ा और 50 के बराबर या उससे छोटा, ये वापस से S2 है, तो इसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया, S2 से डिनोट कर दिया। तो अपना पर्पस यहां पर एक तो S1 निकालना है और एक S2 निकालना है। S1 तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दैट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। तो S1 की वैल्यू यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 है, तो x की पावर 49 का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज माइनस टाइम्स इसका सम, और इसका सम आप जानते हैं 50 इंटू 50 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब S2 निकालना है, तो S2 को निकालने के लिए क्या थ्योरी समझाई थी, हम 1 से लेकर 50 तक के टर्म्स के सम का स्क्वायर करेंगे, तो हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे 50 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स S2, इसे कैलकुलेट करेंगे और S2 निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन शो करिए, पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके S2 की वैल्यू 791350 के बराबर आएगी। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे अपन किसी नंबर, जैसे मैंने 1111 को ऐसे n बार लिखा, तो इसको कैसे एक बेहतरीन जीपी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या चीज है, 11111 ऐसे n टाइम्स लिखा है। अब याद करो, छोटी क्लासेस में आपने नंबर्स बनाए हैं, अगर ये 1 लिखा हुआ है तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, 10 की पावर 1 प्लस 1। अगर 1 लिखा हुआ है तो कैसे लिख सकते हो, 10 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इसी तरह से यदि 1 लिखा है तो 10 की पावर 3 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को यूज कर यदि 111 n टाइम्स लिखा है तो इसे 10 की पावर n-1, याद रखिएगा, अगर 3 बार 1 है तो 10 स्क्वायर आता है, 4 बार 1 है तो 10 क्यूब आता है, अगर n बार मैंने 1 लिखा है तो 10 की पावर n-1 आएगा, फिर 10 की पावर n-2, ऐसे 10 और ऐसे 1। इसको रिवर्स कर दें तो ये एक जीपी बन जाएगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर और इसे 10 की पावर n-1। तो अपन इस जीपी का सम निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है n टर्म्स का सम निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला n टर्म्स का सम निकालने के लिए, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यही अगर यहाँ लगाएं तो पहली टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 10 की पावर n-1 अपॉन, तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं इस तरह से कि 111 लिखा हुआ है तो उसको अपन डायरेक्टली याद रखेंगे 10 की पावर n-1/9 के बराबर है। आज अगर मान लो ये ऐसे है 2 2 2 n टाइम्स लिखा है तो सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 1 1, ऐसे n टाइम्स बच जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 10 की पावर n-1/9। तो डायरेक्टली ये अपन कोशिश करें याद रखने की। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैंने 4 कितनी बार लिखा, 8 टाइम्स, माइनस 8 कितनी बार, 4 टाइम्स, तो हमें प्रूव करना है कि ये 6 कितनी बार लिख रहा हूं, 4 टाइम्स, उसके स्क्वायर के बराबर है। तो जो सिखाया वही लिखना है। 4 कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 1 1 1, 8 बार, सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 की पावर 8-1 डिवाइड बाय 9। इसी तरह से यहां पर 8 कॉमन लिया, 4 बार 1 आएगा, 10 की पावर 4-1/9। दोनों को सिंप्लीफाई करें तो दोनों में से 4/9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 बचेगा, तो 10 की पावर 8-1 माइनस 2 टाइम्स 10 की पावर 4-1, सिंप्लीफाई करेंगे ऐसा आएगा, -1 + 2 1 के बराबर, और वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी a - b का स्क्वायर। 10 की पावर 4 में से 1 गया
तो 9 बचेगा, यहां से 9 कॉमन ले तो बाहर आकर 9 का स्क्वायर तो 81 आएगा। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 और ये 1 1 1 का स्क्वायर। फिर से 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 को अंदर लेके जा सकते हैं तो वो 4 बार 6 का स्क्वायर बन जाएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करना, ये वीडियो पॉज कर दो और क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले तो, और क्वेश्चन में देख लो क्वेश्चन नंबर 1 है द सम v1 प्लस v2 से लेकर vn तक का। सेकंड क्वेश्चन है tr इज ऑलवेज, क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। और एक थर्ड क्वेश्चन और है, यहां दिख रहा है कि q1 q2 q3 q4 q5 qn किस में है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा एक ही बोर्ड पे समझाना है, इसे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए आराम से, ठीक है ना। फिर जरा देखना कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है बात। अब आपको क्या क्या दिया है, देखिए, लेट वी आर डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज आर एंड कॉमन डिफरेंस इज 2r माइनस 1। यानी वी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर उन फर्स्ट आर टर्म्स, एपी के उन आर टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी पहली टर्म आर और कॉमन डिफरेंस 2r माइनस 1 है। जरा सोच के देखो, यदि मैं आपसे पूछूं v1 का मतलब क्या है, तो जैसे r को 1 लिखोगे तो v1 का मतलब है कि सम ऑफ वन टर्म्स हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1 बिकॉज यू हैव सब्स्टिट्यूट r एज 1। v2 का मतलब क्या है, v2 का मतलब है r को 2 डालोगे तो जिसकी पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, उस एपी की दो टर्म्स का सम। ऐसे v3 क्या है, जिसकी पहली टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5, उस एपी की 3 टर्म्स का सम। तो ऐसे ही वीआर जो है उस एपी की 8 टर्म्स का सम जिसकी पहली टर्म आर है और कॉमन डिफरेंस 2r माइनस 1 है। ये तो इस क्वेश्चन का मतलब है, समझना तो यही चाहिए। और पूछा क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। तो आपके पास बहुत सिंपल तरीका है कि जब आप r की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर करके v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn निकाल रहे हो, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली vr निकाल लो और उसके अंदर r की वैल्यू 1 2 3 n ऐसे डाल सकते हैं। तो vr क्या चीज है, एक AP जिसकी पहली टर्म r है, कॉमन डिफरेंस 2r माइनस 1 है और उसकी 8 टर्म्स का सम। तो vr इज, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वो फॉर्मूला लगाकर मैंने vr निकाल दिया और vr को सिंप्लीफाई कर कर ये vr यहां तक आ गया। ठीक है, ये vr आ गया। अब ये vr एक जनरलाइज काम हो गया। अब आप r को यहां पे 1 डालोगे तो आपको v1 मिलेगा, r को 2 डालोगे तो v2 मिलेगा, r को 3 डालोगे तो आपको v3 मिलेगा, ऐसे r को n डालोगे तो आपको vn मिलेगा। और आपसे पहले क्वेश्चन में द सम v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn पूछा है। तो इन फैक्ट ये कोई नई सीक्वेंस है जिसके आपके पास r टर्म आ गई और आपको इसमें r की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालकर उसका सम निकालना है। तो आप समीशन यूज कर सकते हो, समीशन r की वैल्यू 1 से लेकर n ऑफ vr दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा r क्यूब सिग्मा r स्क्वायर बाई 2 सिग्मा r बाई 2, जहां r की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 टिल vn मिल जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका आप जानते हैं, इसका भी आप जानते हैं। इन सबको आप फिर से यहां पॉज कर दो, खुद कैलकुलेट करो तो आपको कैलकुलेट करके पता चलेगा कि सिग्मा वी आर की वैल्यू 1 से लेकर n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 12 प्लस 2 बाई 12 के बराबर आती है, जो कि v1 प्लस v2 प्लस vn के सम के बराबर है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो क्लियर है क्वेश्चन का। अब दूसरे पार्ट में फिर से इन्होंने एक नया टर्म डिफाइन किया है कि लेट टी आर इक्वल्स टू वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर आपने इस जगह पे वी आर निकाला था, ये रहा आपका वी आर। ठीक है, आप इसी में r को रिप्लेस कर दो किससे, r प्लस 1 से, तो आप वी आर प्लस 1 भी निकाल दोगे। तो सबसे पहले तो मैंने वी आर लिखा और वी आर को सिंप्लीफाई कर कर ऐसे लिख दिया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। फिर मैंने यहां पर r को r प्लस 1 से रिप्लेस किया और इसको भी सिंप्लीफाई कर कर मैंने वी आर प्लस 1 निकाल दिया।
अब मेरे को टी आर डिफाइन करना है, तो टी आर को डिफाइन करने के लिए मैंने वी आर प्लस वन में से वी आर को सब्ट्रैक्ट किया। तो आप यहां पे भी पॉज कर दो और खुद सब्ट्रैक्ट करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन पे तो आपका कमांड होना ही पड़ेगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वी आर प्लस वन में से जब आप वी आर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 मिलता है। हमें तो टी आर डिफाइन करना है, तो हमें इसमें से और -2 करना पड़ेगा। तो -2 किया, यहां पे भी -2 किया, तो ये 1 - 2 -1 हो गया और हमारी टी आर टर्म जो है वो 3r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 के बराबर आई, जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया 3r माइनस 1 इंटू r प्लस 1। अब आप देखो, जब आप इसके अंदर r की वैल्यू 1 2 3 ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो r को 1 2 3 डालने पर ये दोनों हमेशा डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे अदर देन 1। आपने r को 1 डाला तो ये 2 इंटू 2 के बराबर, r को 2 डाला 5 इंटू 3 के बराबर। तो दो डिस्टिंक्ट नंबर्स आ रहे हैं जो कभी भी प्राइम तो नहीं हो सकते, ये बात तो क्लियर है कि नंबर्स कभी प्राइम नहीं होंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा फैक्टर्स आएंगे, तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स के बराबर होंगे। अभी ये भी एक मन में डाउट है कि यार ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑलवेज पूछा है कि दिस इज ऑलवेज। तो जब आपने यहां पर t1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 इंटू 2 4, t2 की वैल्यू कितनी आई 2 डालने पर 2 + 1 3, 3 इंटू 5 15। तो ये तो कभी इवन भी आ रहा है कभी ऑड भी आ रहा है, तो आप ऑलवेज तो नहीं कह सकते। प्राइम था नहीं, ऑड इवन के बारे में हम कभी कह नहीं सकते कि श्योरिटी से कि ये ऑड ही होगा या इवन ही होगा, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये हमेशा कॉम्पोजिट नंबर होगा। क्लियर है यहां तक की बात। अब हमसे पूछा है, और एक हमसे प्रॉब्लम पूछी है कि क्यू आर जो है वो टी आर प्लस 1 माइनस टी आर के बराबर है। तो अभी हमने टी आर निकाला था, हम इसी की मदद से क्या निकाल देते हैं टी आर प्लस 1। कुछ नहीं करना, आर को आर प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। फिर टी आर प्लस 1 में से टी आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6r प्लस 5 आएगा, जो कि हमारा क्यू आर के बराबर है। तो क्यू आर एक लीनियर फंक्शन आया आर का, ठीक है। और अब हमसे पूछा है कि Q1 Q2 Q3 Q4 किस सीक्वेंस में होंगे। तो जब किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म लीनियर होता है, ये 6r प्लस 5 है, हाँ या ना। तो जब आप इसमें Q1 Q2 Q3 डालोगे तो आपको एक AP ही मिलने वाली है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है आपको पढ़ा था स्टार्टिंग में कि किसी भी nth टर्म के अंदर यदि वो nth टर्म लीनियर है तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होता है वो n का कोएफिशिएंट होता है। तो अगर आप Q1 Q2 Q3 ऐसे भी निकाल दोगे तो पहला 1 डालने पर 11 आएगा, 2 डालने पर 6 to 12, 12 प्लस 5 17 आएगा। ऐसे टर्म निकालते चलोगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 के बराबर आएगा। यानी Q1 Q2 Q3 जो है ये किस में होंगे, ये एक AP में होंगे। ठीक है, यहां तक की बात भी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉब्लम को लिखिए सबसे पहले। लेट A1 G1 एंड H1 denotes the arithmetic, geometric and harmonic means respectively of two distinct positive numbers, ठीक है, for n greater than or equals to 2, let an-1 and hn-1 have arithmetic, geometric and harmonic means as an, gn and hn respectively। ठीक है, तो अब हमसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन G1 G2 एंड G3। सेकंड में पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3, और थर्ड में रिलेशन पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 H2 एंड H3। तो वैसे तो प्रॉब्लम काफी सिंपल है, पर जिस तरह से प्रेजेंट की गई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने का। तो आपके पास आप धीरे धीरे जैसे मूव करेंगे आपको चीजें अपने आप ओपन होते हुए नजर आएगी, बस लिखने की थोड़ी सी आपको एफर्ट्स डालने। तो लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी A एंड B। हम दो पॉजिटिव नंबर्स A और B मान सकते हैं। क्या आप दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना जानते हैं? बिल्कुल आप जानते हैं, आपने निकाल दिया। आप उन नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना भी जानते हैं, आपने वो भी निकाल दिया। आप उनके बीच का हार्मोनिक मीन भी निकालना जानते हैं कि यदि A और B दो नंबर्स हैं तो उनके बीच का हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस B होता है, ये भी आपने निकाल दिया। रेगुलर वीडियो लेक्चर में आपने ये भी देखा था
कि जब मैं a1 को और h1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ab मिलेगा जो कि g स्क्वायर के बराबर है, तो g1 स्क्वायर जो है वो ab के बराबर आया। और जब आपने a1 को और h1 को मल्टीप्लाई किया तो a1 h1 को मल्टीप्लाई करने पर भी ab आ रहा है। कहने का मतलब g1 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 h1 इक्वल्स टू ab, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या दिया है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे हमसे बोला है कि जो an है वो an-1 और hn-1 के लिए एरिथमेटिक मीन है, gn उन्हीं के लिए ज्योमेट्रिक मीन है, hn उन्हीं के लिए हार्मोनिक मीन है। तो जो नंबर्स पहले a और b थे वो नंबर्स अब आपके an-1 और hn-1 हो गए। तो यदि इन दोनों नंबर्स के लिए आपको एरिथमेटिक मीन लिखना है तो क्या आप an को दोनों का सम डिवाइड बाय 2 लिखोगे तो ये अरिथमेटिक मीन होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से gn अंडर रूट ऑफ an-1 hn-1, और इसी तरह से hn जैसा आपने a और b के लिए किया वैसा ही आपने an-1 और hn-1 के लिए किया। और जब आप इसमें भी वही चीज अप्लाई करेंगे तो आप फिर से क्या देखेंगे कि जब आप gn का स्क्वायर करते हैं तो आपको an-1 और hn-1 मिलता है, और जब आप an को और hn को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको an-1 hn-1 ही मिलेगा। यानी an-hn इज इक्वल टू an-1 और hn-1। तो an-1 और hn-1 की वैल्यू an-hn के बराबर है। अब आप इसमें n की वैल्यू 2, 3, 4 डालें तो 2 डालने पर a2h2 इज इक्वल टू a1h1, 3 डालने पर a3h3 इज इक्वल टू a2h2। तो ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सब इक्वल भी हो गए और a1h1 की वैल्यू आपको पता है ab के भी बराबर है। तो g2 स्क्वायर यदि आप देखोगे तो g2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, a1h1 के बराबर होगा। g3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, a2h2 के बराबर होगा। और ये सारे नंबर्स आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्योंकि a1h1 a2h2 सबके सब जो है वो आपस में बराबर हैं, और जब ये सब बराबर हैं और a1h1 भी जो है वो ab के बराबर है और ab g1 स्क्वायर के बराबर है, तो g1 स्क्वायर इक्वल्स टू g2 स्क्वायर, g2 स्क्वायर इक्वल्स टू g3 स्क्वायर। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं g1 g2 g3 gn सब आपस में बराबर हो गए। सेकेंड पार्ट देखें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3। तो जरा इसको देखिए, ये an के बराबर है, दैट इज an-1 प्लस hn-1 डिवाइड बाय 2। तो यदि इसमें से an में से मैं an-1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं यहां पर भी an-1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 2 LCM आएगा, 2 टाइम्स an-1 आएगा। तो सब और an-1 में से 2 टाइम्स an-1 गया तो माइनस ऑफ an-1 आएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब हमें यह भी पता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा है। तो यदि अरिथमेटिक मीन an-1 जो है ये अरिथमेटिक मीन है, hn-1 जो है वो हार्मोनिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी। ये तभी नेगेटिव हो सकती है जब an-1 से छोटा होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि an इज लेस देन an-1। अब यहाँ पर n की वैल्यू 9 से शुरू करो, 10 से शुरू करो, तो a10 इज लेस देन a9, फिर a9 इज लेस देन a8। तो ऐसे चलेगा तो आपको पता चलेगा कि a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4, और आप इस प्रॉब्लम का रिजल्ट टिक कर सकते हैं कि यार a1 जो है वो a2 से बड़ा है, a2 जो है वो a3 से बड़ा है। इसी तरह से हार्मोनिक मीन को भी अपन देख सकते हैं। an-hn किसके बराबर है, ab के बराबर। अपन ने यहाँ प्रूव किया हुआ इस जगह पर भी, क्योंकि a1h1 ab के बराबर है और an-hn जो है वो खुद an-1 hn-1 के बराबर है। तो अपन ने यहाँ से चेक किया हुआ है कि an-hn का जो प्रोडक्ट है वो ab के बराबर आ रहा है। तो hn किसके बराबर आएगा, ab अपॉन an। n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो ab अपॉन an-1। इसके जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम में आपने प्रूव किया है कि an जो है वो an-1 से छोटा है। अगर an छोटा है तो hn बड़ा होगा, किससे, hn-1 से। तो hn इज ग्रेटर देन hn-1। और इससे भी आप रिलेशन फिर से हार्मोनिक मीन का लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप 3 डालोगे तो h3 इज ग्रेटर देन h2, 2 डालोगे h2 इज ग्रेटर देन h1, ऐसे। तो ये इस बात को इंडिकेट कर देगा कि h1 इज लेस देन h2 इज लेस देन h3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं
पूरे चैप्टर को एक बार वापस से रिवाइज मार लेते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। हमें क्या दिया गया है, हमें एक पिरामिड के फॉर्म में नंबर्स को लिखा है, प्रेजेंट किया है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट लाइन में नंबर 1 लिख दिया, फिर सेकंड वाली रो में 2 3 4, फिर थर्ड वाली रो में 5 6 7 8 9, फिर फोर्थ रो में 10 11 12 13 14 15 16, फिर फिफ्थ रो में 17 से शुरू किया, फिर ऐसे सिक्स्थ रो में 26 से शुरू करेंगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया कि फर्स्ट रो में 1 नंबर है, सेकंड रो में 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट रो में 1 नंबर है, सेकंड रो में 3 नंबर्स हैं, थर्ड रो में 5 नंबर्स हैं, फोर्थ रो में 7 नंबर्स हैं। तो इस तरह से एक पिरामिड आपको दिया गया है। और अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द 20th रो, जो इसकी 20th रो होगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। ऐसे आपसे नंबर ऑफ टर्म्स इन nth रो, जो nth रो होगी उसमें कितने टर्म्स होंगे, फिर सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ 10th रो, 10th रो में जितने भी नंबर्स उनका सम पूछा है आपसे, और फिर आखिर में ये भी पूछा है कि इस पिरामिड में यदि n रोज हैं तो टोटल कितने नंबर्स यूज किए गए। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन जरा जो हर एक रो की फर्स्ट टर्म है उसको लिख दिया मैंने 1 2 5 10 17 26। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट टर्म है, सेकंड रो की फर्स्ट टर्म है, थर्ड रो की फर्स्ट टर्म है, फोर्थ रो की फर्स्ट टर्म है। तो ऐसे nth रो की फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं यदि मैं इस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल दूं। सोचिए आप, तो अपन ने इसकी nth टर्म को निकालने के लिए क्या यूज किया, जो आज अपन ने पढ़ा वही अपन यूज कर रहे हैं। डिफरेंस देख रहे हैं, 2 - 1 1, 5 - 2 3, 10 - 5 5, 17 - 10 7। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है ये एक एपी बना रहा है, और इस एपी की जो nth टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में, इसलिए इसकी nth टर्म एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 2 के बराबर होगी, तो डिग्री 2 आ गई। अब वही बात 1 2 3 डालेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के बराबर कर देंगे, डिफरेंस लेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, फिर डिफरेंस लेंगे तो उससे बी और ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू -2 आती है और सी की वैल्यू 2 आती है। पॉज कर लो, लिख लो इसको, और nth टर्म मेंशन कर दो कि nth टर्म जो है वो n² - 2n + 2 के बराबर होगी। ये आपकी nth टर्म निकल कर आई। अब nth टर्म में यदि मैं इसकी 10th टर्म निकालना चाहता हूं तो इसकी 10th टर्म कितनी आएगी, यहां पे n को 10 डाल दो तो वो 82 के बराबर आएगी, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो 10th रो होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 82 के बराबर है, क्योंकि यहां पर हर एक रो की फर्स्ट टर्म लिखी हुई है। तो 10th रो की फर्स्ट टर्म जो है वो 82 के बराबर होगी। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई। अगर आपको फर्स्ट टर्म ऑफ 20th रो निकालनी है तो वो भी आप इसी की मदद से निकाल सकते हैं कि 20th रो की यदि आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो आप यहां पर n को 20 डाल दें तो 20 का स्क्वायर कितना, 400 - 2 × 20 40 + 2, तो किसके बराबर आ जाएगा, 362 के बराबर आ जाएगी। 20th रो की फर्स्ट टर्म आपकी 362 के बराबर आ गई। हमें आगे 10th रो की फर्स्ट टर्म को यूज करना है, इसलिए मैंने अलग से ब्लॉक में कर दिया। ठीक है, सी पार्ट देखें, नंबर ऑफ टर्म्स इन nth रो। nth रो में कितने टर्म्स होंगे, तो फर्स्ट रो में कितने टर्म्स हैं, 1, सेकंड रो में कितने टर्म्स हैं, 3, थर्ड रो में कितने टर्म्स हैं, 5, फोर्थ रो में कितने टर्म्स हैं, 7। तो ये 1 3 5 7 ये भी एक एपी बना रहे हैं, और इसकी भी nth टर्म, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं तो 1 3 5 7 की जो nth टर्म होगी वो किसके बराबर निकल कर आएगी, 2n - 1 के बराबर। तो जो nth रो होगी उसमें कितने नंबर्स होंगे, 2n - 1 नंबर्स होंगे, उसके अंदर 2n - 1 टर्म्स होंगी। तो सी पार्ट भी क्लियर है। और हमें बी पार्ट में जरूरत है सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ 10th रो। 10th रो में जितने भी नंबर्स हैं हमें उनका सम भी निकालना है। तो सबसे पहले ये भी पता कर लें कि 10th रो में कितने टर्म्स होंगे। जब अपन ने nth रो में नंबर ऑफ टर्म्स निकाली तो अपन n की वैल्यू 10 डाल देंगे, तो 10th रो में कितने टर्म्स होंगे वो भी हमें मिल जाएंगे। तो 10th रो में कितने टर्म्स होंगे, 19 टर्म्स। इस पे भी मैंने ब्लॉक बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया,
क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए। 10th रो का फर्स्ट टर्म 82 के बराबर है, 82 के बाद उसी में 83, 84 ऐसे नंबर्स आएंगे। तो फर्स्ट टर्म पता लगे 82, जो नंबर्स होंगे वो एपी में होंगे जिनका कॉमन डिफरेंस 1 के बराबर होगा, और जो टोटल नंबर्स हैं वो आपके 19 के बराबर है। तो एक एपी का सम जिसमें 19 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 82 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो आप सम निकाल सकते हैं जो कि कैलकुलेट करने पर 1729 के बराबर आएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा है कि अगर इस पिरामिड में टोटल कितनी रोज हैं, n रोज हैं, तो टोटल कितने नंबर्स यूज हुए वो हमें निकालना है। तो पहली रो में कितने नंबर यूज हुए 1, दूसरे में कितने यूज हुए 3 नंबर्स, थर्ड रो में कितने यूज हुए 5 नंबर्स, ऐसे nth रो में कितने नंबर्स यूज हुए 2n-1। तो टोटल नंबर्स कितने यूज हुए, इन सबका सम। तो ये फिर एक एपी है, ऑड नंबर्स का सम। तो ऑड नंबर्स का सम हम डायरेक्टली जानते हैं, निकाल भी सकते हैं। ऑड नंबर्स का सम किसके बराबर होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अ वेरी गुड प्रॉब्लम। इफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 where a and b are positive real numbers, the given equation has 3 real roots. We have to prove that a plus b is greater than 6 multiplied by 2 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो कैसे इस प्रॉब्लम की स्ट्रैटेजी बनाएं। इस प्रॉब्लम में ए और बी जो है ये हमें पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं और ये बोला गया कि इसके 3 रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आखिर आपको जो प्रूव करना है, क्या आप सीधे ए और बी में अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाना चाहते हैं। अगर ए और बी में ही अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाना होता तो क्वेश्चन के अंदर ये सारी बातें देने की जरूरत नहीं थी, सीधे ही बोल देते ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो अपन सीधे ही काम कर लेते हैं। कहीं से यदि हमें ए और बी का प्रोडक्ट मिल जाता तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। ठीक है ना, मैंने फिर से पहले भी ये बात सिखाई थी कि मुझे अगर किसी इनइक्वालिटी को प्रूव करना है तो जरूरी नहीं कि मैं एक ही स्टेप में उस इनइक्वालिटी को प्रूव करूं। एक तो वो इनइक्वालिटी एक से ज्यादा स्टेप्स में अलग अलग इक्वेशंस बनाकर उन्हें ऐड कर कर भी प्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, हम ये मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, x1, x2 और x3। यदि x1, x2, x3 इसके 3 रूट्स हैं तो यहां पर एक अच्छी बात सीखने वाली यह है कि जब भी किसी इक्वेशन के सभी कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होते हैं तो उसके सारे रूट्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। भाई जब सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे तो जो फैक्टर्स बनेंगे वो x प्लस अल्फा 1, x प्लस अल्फा 2, x प्लस अल्फा 3, x प्लस अल्फा 4 ऐसे बनेंगे। तो जो सारे रूट्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव निकल कर आएंगे यदि किसी भी इक्वेशन के सभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं। तो अपन ने मान लिया कि x1, x2, x3 के 3 रूट्स हैं और ये तीनों रूट्स नेगेटिव है। अब नेगेटिव नंबर्स के अंदर तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं लगता, पर आपको नेगेटिव नंबर्स जो हैं उन्हें पॉजिटिव आप बना सकते हो। कैसे, अगर x1 खुद नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर आप उसे पॉजिटिव बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस x1 को एक नंबर मान लिया अल्फा, ऐसे माइनस x2 को एक नंबर मान लिया बीटा, और ऐसे माइनस x3 को एक नंबर मान लिया गामा। ठीक है, उससे ये क्लियर हो गया कि अब मेरे जो वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा ये हमेशा पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। अब मुझे गिवन इक्वेशन में थियोरी ऑफ इक्वेशन की मदद से सम ऑफ रूट्स निकालना आता है, 2 को लेकर सम ऑफ रूट्स निकालना आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना आता है। तो सम ऑफ रूट्स 2 लेकर सम निकालना, और तीनों को आप लिख लीजिए, और x1 की जगह माइनस अल्फा, x2 की जगह माइनस बीटा और x3 की जगह माइनस गामा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ताकि हमें जो इक्वेशंस मिलेगी इन इक्वेशंस के अंदर अब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्लियर है कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब हम इन 3 पॉजिटिव रूट्स के अंदर, 3 पॉजिटिव नंबर्स के अंदर अल्फा बीटा गामा के अंदर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के साथ खेल खेल सकते हैं।
तो अगर मैं अल्फा बीटा गामा के अंदर am ग्रेटर देन gm लगाऊं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 3 am है, ये इसका gm है, am gm से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मेरे को a बाई 2 के बराबर है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये a बाई 6 बन जाएगा और यहां से a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इंटू 2 की पावर 1/3 के बराबर आएगी। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से यदि मैं अल्फा बीटा गामा में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन लगाऊंगा तो हार्मोनिक मीन लगाने पर यहां पर मैं एलसीएम लूंगा अल्फा बीटा गामा, जो ऊपर पहुंच जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा ऐसे हो जाएगा और यहां पर मुझे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के बराबर मिलेगी वैल्यू। अल्फा बीटा गामा फिर से किसके बराबर, 2 के बराबर, तो 2 की पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा है, यहां पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3 इंटू 2 6 के बराबर हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये b/2 के बराबर आएगी। क्लियर है बात? तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये b/2 जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां से 2 को इधर ले आते हैं तो यहाँ 2 की पावर 1 में से 1/3 गया तो 2/3, इस 2 को भी अंदर ले जाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 की पावर 1/3, तो b की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, 6 इंटू 4 की पावर 1/3 से बड़ी आएगी। अब हमारे पास 2 इनइक्वालिटी आ गई, एक ये इनइक्वालिटी है और एक ये इनइक्वालिटी। हम a और b को ऐड कर सकते हैं, तो जैसे हम a और b को ऐड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ 2 एंड h1 टू h20 फिर 5 यानी 2 और 5, नंबर 2 और नंबर 5 के बीच में h1 से लेकर h20 नंबर्स इस तरह से लिखे कि किसमें है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसी तरह से 2 से 5 के बीच में a1 से a20 इस तरह से लिखे कि वो पूरा का पूरा क्या बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी तरह से 2 से लेकर 5 के बीच में g1 से g20 इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़कर समझें इस बात को। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन लिखिए जरा, और इस प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। हमने वीडियो लेक्चर के अंदर पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर दो नंबर्स फिक्स हैं 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच में यदि आपने नंबर्स को इस तरह से इंसर्ट किया कि ये AP बना रहे हैं, तो फिर ये नंबर्स जो हैं ये 2 और 5 के बीच में अरिथमेटिक मीन्स भी कहलाते हैं। इसी तरह से 2 और 5 के बीच में जब आप h1, h2 और ऐसे h20 ये नंबर्स डालोगे और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर ये हार्मोनिक मीन्स भी कहलाते हैं। और इसी तरह से G1, G2 और G20 5 तक GP में है, तो फिर ये ज्योमेट्रिक मीन्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको अरिथमेटिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स और जो आपने ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है। आपको आपसे पूछा क्या गया है, ये भी इस बात पे ध्यान दें। तो आपसे पूछा है कि जो L है वो प्रोडक्ट है, I की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, AI, HI, GI इसका प्रोडक्ट। कहने का मतलब I की वैल्यू 1 डालोगे फिर 2 डालोगे इस तरह से, A1, H1, G1, A2, H2, G2 इस तरह से, A20, H20, G20 इस तरह से, ये प्रोडक्ट है। तो देखो मेरे को तो क्या बहुत क्लियरली इस बात का अच्छे से आइडिया लग रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या पूछना चाहता है। अगर मैं इनको अरेंज करूं तो क्या मैं A1 को H20 के साथ, A2 को H19 के साथ, A3 को H18 के साथ और ऐसे A20 को H1 के साथ क्या पेयरिंग नहीं कर सकता? क्या बात तो वही है, A1 से लेकर A20 तक का मल्टीप्लिकेशन और H1 से लेकर H20 तक का मल्टीप्लिकेशन, और साथ में मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया जहां G1, G2 ऐसे कहां तक, G20। और इतना यदि आप लिख पाए तो आपको इमीडिएटली पता लग गया कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। पहला अरिथमेटिक मीन आगे से और फर्स्ट अरिथमेटिक मीन पीछे से, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है और वो प्रोडक्ट दोनों दिए गए नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यस और नो, ये प्रॉपर्टी थी जो अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ
arithmetic mean from beginning and the harmonic mean from end, their product is always constant if they are equidistant from beginning and equidistant from end, and it is always equal to the product of the numbers between which the arithmetic mean and harmonic means are inserted. तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा जो कि 2 into 5 के बराबर होगा. तो ये तो सब के सब क्या बन गए 10 10, ऐसे कितनी बार बन जाएंगे 10 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स. और अब बचा कौन? तो यार दो नंबर्स के बीच में जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उन सब का प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स. ये भी आपने पढ़ा है. तो 2 और 5 का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन 2 into 5 और उसकी nth पावर कितने ज्योमेट्रिक मीन है? n ज्योमेट्रिक मीन्स होते तो पावर n लगाते थे. तो यहां पर कितने 20, तो डायरेक्टली रूट 10 की पावर 20 दैट इज 10 की पावर 10. तो सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर 10 के बराबर होगा. प्रॉपर्टी है भाई. और ये 10 कितनी बार आया? 20 टाइम्स. तो 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 10 दैट बिकम्स 10 की पावर 30. ये आपकी किसकी वैल्यू आई? एल की वैल्यू आई. इस एल की वैल्यू को तो आप यहां आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जैसे यहां पे 10 की पावर 30 डालोगे 30 आगे आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा और 30/10 3 के बराबर आ जाएगा. तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? 3 के बराबर आएगी.